बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइटन के चैप्टर नंबर 21 के पार्ट नंबर 3 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है, दैट इज़ द मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ठीक है। अच्छा, अब मायोकार्डियल इन्फाक्शन और इस्कीमिया में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस देख लिया था कि इस्कीमिया रिवर्सिबल डैमेज है लेकिन इन्फाक्शन इरिवर्सिबल डैमेज है। ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा कि जब एक्यूट कोरोनरी आर्टरी कोलिजन होगी, उसकी वजह से ब्लड फ्लो सीज हो गया, जब वो एरिया हार्ट का कोई भी एरिया जो काम करना छोड़ देगा उसको हम कहेंगे ये एरिया इन्फाक्ट हो गया। मोस्ट कॉमन कॉज है एक्यूट कोरोनरी आर्टरी कोलिजन। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जो है जी, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में ना कुछ एरियाज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं। एरिया जिसमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता चल जाएगा कि ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन का एरिया। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि सबसे पहली बात है कि वहाँ पे लोकल वेसल डायलेशन हो जाएगी। ठीक है। वहाँ पे मतलब कि स्मॉल कोलेटरल्स डेवलप होंगे जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो पूल होना शुरू हो जाएगा ब्लड उन वेसल्स के अंदर। ठीक है। तो लोकल स्टेगनेंट ब्लड फ्लो होगा, और जो लोकल स्टेगनेंट ब्लड फ्लो होगा उसमें से सारी ऑक्सीजन जो है वो मायोकार्डियम इस्तेमाल कर लेगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पड़ा होगा जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, एक ब्लूइश ब्राउन अपीयरेंस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा कि लेटर स्टेजेस के अंदर ये जो वेसल वॉल्स हैं वो हाईली परमिएबल हो जाएंगी। अब जब वेसल वॉल्स हाईली परमिएबल हो जाएंगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि इट विल लीड टू द एडिमा फॉर्मेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या देखना है जी, कि हमारे पास जो है वो क्या कहता है कि भाई अगर हम लोग को 1.3 ml ऑक्सीजन हम लोग सप्लाई कर देते हैं ना 100 ग्राम को, तब भी मायोकार्डियम जो है वो क्या रहता है, हेल्दी रहता है। नॉर्मली हमें चाहिए 8 ग्राम पर 100 ml, लेकिन अगर हम उस 8 ग्राम की जगह 1.3 ग्राम भी सप्लाई कर देंगे ना हार्ट को, तो हमारा हार्ट वर्क करता रहेगा। इसका मतलब अगर 15 to 30% भी अगर हम नॉर्मल कोरोनरी फ्लो की बजाय जो ब्लड सप्लाई है, अगर हम नॉर्मल में से उतनी भी ब्लड को हार्ट को सप्लाई कर दे तो हमारा हार्ट जो है वो जिंदा रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद आगे हमारे पास आता है सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है। तो सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वजह हम लोगों ने कहा कि देखो, सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है हार्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कहा ये वो एरिया है कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द वर्क लोड देयर। ठीक है। क्योंकि ये और इस जब भी कंप्रेशन वगैरह होती है तो सबसे पहले जो है सब एंडोकार्डियल वेसल्स के अंदर ही ब्लड फ्लो स्टॉप होता है। ठीक है। तो इसकी वजह से सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन वन एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट, मतलब सबसे पहले ये स्टार्ट होगा और इससे फिर जो है वो दूसरे इन्फेक्शन वगैरह स्टार्ट होंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी कॉजेज ऑफ एक्यूट कोरोनरी आर्टरी ओकल्जन। ठीक है। तो अब वो कहता है एक्यूट कोरोनरी आर्टरी ओकल्जन की वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन में डेथ हो जाती है। तो बेसिकली हमारे पास उसमें क्या चीज़ होती हैं, चार चीज़ होती हैं। एक तो कार्डियक आउटपुट आपका कम हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी कोलिजन में। ठीक है। ब्लड जो है पल्मोनरी वेसल्स के अंदर पूल होगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, फिर फिब्रिलेशन हो जाएगी और उसके बाद रप्चर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे हम लोगों ने कहा ठीक है जी, आपका कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। ठीक है। तो क्या वजह थी? वजह ये थी कि हम लोगों ने कहा एक्यूट कोरोनरी आर्टरी कोलिजन हुई, जिस एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिली वो इन्फाक्टेड हो गया, अब वो एरिया नॉन फंक्शनल हो जाएगा। दूसरा, हार्ट का मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। लेकिन जब हार्ट का एक सर्टन वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा कि कार्डियक आउटपुट आपको कम हो जाएगा। अब वो एरिया हार्ट का, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये देखो। ठीक है। ये हमारे पास था नॉर्मल मायोकार्डियम। ठीक है ना। अब ये वो एरिया था जो डेड हो गया। अब जब ये मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एरिया है फोर्स लगेगी और ये एरिया ऐसे बल्ज हो जाएगा बाहर की तरफ। जब कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स लगेगी ये एरिया बाहर की तरफ बल्ज हो जाएगा। ठीक है। इस एरिया की बल्जिंग को हम कहते हैं सिस्टोलिक स्ट्रेच। सिस्टोली यानी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये स्ट्रेचनिंग हुई। ठीक हो गया ना। यानी जो अंदर इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसके अंदर फोर्स डिवेलप होगी और उस फोर्स की वजह से नॉन फंक्शनल एरिया बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं सिस्टोलिक स्ट्रेच। अब ये सिस्टोलिक स्ट्रेच हो रहा है तो इसकी वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट फर्दर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। एक बात ये होगी सिस्टोलिक स्ट्रेच। दूसरी बात आपके पास क्या आती है, कार्डियक शॉक। यानी कि आपके हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई थी कम। ठीक है। तो क्या होगा कि पहले ही वो डेड हो रहे हैं, उनको वर्क ज़्यादा करना है, ऊपर से आप उनको ब्लड की सप्लाई कम कर दोगे। ठीक है। तो इस इट विल इवेंचुअली लीड टू द कार्डियोजेनिक शॉक, जो कि इस चैप्टर का टॉपिक नहीं, बेसिकली अगले चैप्टर का टॉपिक है वो। ठीक हो गया। अब उसके बाद आता है हमारे पास डैमिंग ऑफ द ब्लड इन द वीनस सिस्टम। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपका कार्डियक आउटपुट था कम। ठीक है। जब आपका कार्डियक आउटपुट कम होगा तो किडनी उसको रियलाइज़ करेगी, नहीं भी इससे कार्डियक आउटपुट कम है, चल भी तूने पानी एब्जॉर्ब करना है, वो पानी की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देगी। इवेंचुअली पानी की एब्जॉर्प्शन इतनी ज़्यादा हो जाएगी
कि ब्लड सप्लाई आगे तो ब्लड आ नहीं रहा, ब्लड वेन्स के अंदर पुल करेगा, ठीक है, उससे राइट एट्रियम से फिर जो है वो किसके अंदर जाएगा, पल्मोनरी वेसल्स के अंदर, पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर को इंक्रीज कर देगा और इवेंचुअली पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाएगा ब्लड वीनस पूलिंग की वजह से, ठीक है। उसके बाद आता है फिब्रिलेशन हो जाएगी हार्ट की मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। अच्छा, अब ये फिब्रिलेशन हो जाएगी, इसके आगे उन्होंने ना 2-3 चीज़ें बताई हैं। बेसिकली इसमें होगा क्या कि हमारे हार्ट को ना उसकी नीड के मुताबिक जब ब्लड का फ्लो नहीं ना मिलेगा तो उसकी वजह से हमारे पास बेसिकली फिब्रिलेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ना उन्होंने हमें बताया कि जो फिब्रिलेशन है ना उसके लिए स्पेसिफिक टाइम है, यानी हम लोग देखते हैं कि जब हमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है ना उसके 10 मिनट बाद बहुत ज़्यादा चांस होते हैं फिब्रिलेशन के। इसी तरह 1 घंटे बाद, 1 घंटे से 2 घंटे के दरमियान वो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं फिब्रिलेशन के। तो ये स्पेसिफिक एरियाज कुछ उन्होंने बता दिए, टाइम बता दिया, ठीक है। अब आगे आता है जी फैक्टर्स जो फिब्रिलेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले देखो, हमें नॉर्मली पता है, ये समझो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब नॉर्मली हमें पता है कि नॉर्मली क्या होता है, सोडियम पोटाशियम पंप काम कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या करता है, हम लोगों को पता है कि अगेंस्ट दी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट उसने वर्क करना है, ठीक है। वो 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटाशियम के मॉलिक्यूल्स को अंदर ले जाता है, ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब अगर आपके पास ये पंप हो जाएगा ब्लॉक, ठीक है, तो 2 इफेक्ट्स होंगे। एक तो आपके पास जो सोडियम अंदर आना था वो अंदर नहीं आएगा, इसका मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब एक्स्ट्रा सेलुलर के मैट्रिक्स के अंदर पोटाशियम ज़्यादा होगा ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से कार्डियक डिप्रेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। एक बात, एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम ज़्यादा हो गया, उसने अपने इफेक्ट प्रोड्यूस किया। दूसरी बात, ये सोडियम अंदर का अंदर रह गया, ठीक है। जब सोडियम अंदर रह जाएगा तो ये क्या करेगा कि मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो लेस नेगेटिव था ना, ठीक है, ये इसने ऐसे करना था, ठीक है, ये एक थ्रेशोल्ड था। अब वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया, तो मेम्ब्रेन ज़्यादा एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल ज़्यादा हो गया, ठीक है, जिसने क्या करवाना है मायोकार्डियम का डिप्रेशन। दूसरी बात क्या हुई कि हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो मोर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट ऑफ इंजरी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि फिब्रिलेशन में क्या हो सकता है कि जो एरिया डेड है, ठीक है, उस एरिया में क्या होगा, पोटेशियम एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा, फिब्रिलेशन ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी बात हम लोगों ने कहा करंट ऑफ इंजरी जनरेट होगा, और करंट ऑफ इंजरी जो है वो भी फिब्रिलेशन को प्रमोट करेगा। तीसरी बात हम लोगों ने की सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस। अब सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस बहुत तेज़ हैं। अब जब ये सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस तेज़ होते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो हमारे मसल्स हैं उनको इरिटेट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिब्रिलेशन के चांसेस होते हैं। और चौथा जो कि इसका बहुत मज़े का कॉज है वो क्या है, वो ये हो सकता है कि भाई सर्कस मूवमेंट्स। अब सर्कस मूवमेंट्स कैसे हैं, ठीक है, हम लोगों ने कहा कि भाई मसल की वीकनेस हो गई थी, ठीक है, मसल एनलार्ज हो गया। अब जब ये मसल एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अब इम्पल्स को ज़्यादा टाइम लगेगा ट्रैवल करने में। नॉर्मली क्या होता था, वो जब ट्रैवल करके यहाँ पे आती थी तो ये एरिया जो है वो अभी डीपोलराइज नहीं था हुआ होता, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये मायोकार्डियम इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब ये इम्पल्स यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे आई तो ये एरिया क्या हुआ था, अभी डीपोलराइज हो चुका, रीपोलराइज हो चुका था, तो इसने इस एरिया को दोबारा डीपोलराइज कर दिया। इसकी वजह से सर्कस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, और सर्कस मूवमेंट्स जो होती हैं वो इवेंचुअली लीड कर देंगी किसके अंदर, फिब्रिलेशन के अंदर। अब उसका था रप्चर। रप्चर क्या है यार, देख एरिया था वो इन्फाक्ट हुआ था, ठीक है, उसमें सिस्टोलिक से टच हो रहा था, ठीक है, ये सिस्टोलिक से टच हो रहा था ना उसके अंदर जब सिस्टली हो रही थी। अब ये सिस्टोलिक से इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि ये इतना वीक हो गया एरिया, इवेंचुअली ये एरिया बरस्ट हो गया। इसको हम लोग कहते हैं कार्डियक रप्चर। अब जब कार्डियक रप्चर हो जाएगा उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्डियक टेम्पोनेट एक कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारे पास कार्डियक रप्चर हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्लड था ना वो हमारी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से मायोकार्डियम की डिप्रेशन होगी, इसको हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक हो गया। ये 2 बातें हो गई। अब उसके आता है जी रिकवरी की स्टेजेस, ठीक है। तो रिकवरी की स्टेजेस जो है ना, इसमें बेसिकली हम इस डायग्राम से बात को क्लियर करते हैं, ये हमारा काम इधर ही क्लियर हो जाएगा। देखो, जब आपके पास स्मॉल इन्फेक्शन का एरिया था ना, ये आपके पास नॉन फंक्शनल एरिया, डेड एरिया, ठीक है, नॉन फंक्शनल एरिया भी होगा, डेड एरिया। नॉन फंक्शनल एरिया के पास अभी कैपेबिलिटी है, ठीक है, अगर ब्लड उसको मिल जाएगा तो नॉन फंक्शनल फंक्शनल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ जो है वो डेड के अंदर भी कन्वर्ट हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि डेड एरिया है और नॉन फंक्शनल एरिया, ठीक है, इवेंचुअली जो डेड एरिया है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रस टिश्यू के अंदर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को ये भी पता है कि फाइब्रस टिश्यू की प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्ट करने की, ठीक है, तो ये क्या करवा देगा, इवेंचुअली स्कार टिश्यू जो है वो शॉर्टन हो जाएगा, ठीक है। यही सारी उन्होंने आगे हमें स्टेजेस बताई हैं, ठीक है, कि वो कहता है कि भाई इस्कीमिया का अगर एरिया स्मॉल है तो क्या होगा कि वो सारा का सारा नॉन फंक्शनल होगा और उसको हम रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि नॉन फंक्शनल एरिया विद फेलियर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि इम्पल्स की कंडक्शन भी नहीं हो रही, ठीक है, जिसकी वजह से वो एरिया कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले नहीं कर रहा।
अब वही डेड मसल था, ठीक है, जो हम लोगों ने कहा डेड रह गया अंदर, उसको स्कार टिश्यू ने रिप्लेस कर दिया, फाइब्रस टिश्यू आ गया उसकी जगह पे, ठीक है। अब जो इस्कीमिया है वहाँ वही बात हो गई कि इस्कीमिया कैन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ ग्रेटर देन नॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस कार इवेंचुअली शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो पहले से शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये देखो ना, ये आपका हार्ट था ना, ठीक है, यहाँ पे स्कार बना, ये नॉर्मल हार्ट का साइज था, स्कार ने कॉन्स्ट्रिक्ट करवाया, उनकी वजह से ये हार्ट आपका समझ लो यहाँ से ऐसे छोटा हो गया थोड़ा, ठीक है। अब क्या होगा, अब भाई आपकी इसके लिए मैकेनिज़म्स होंगे, ठीक है, ताकि आप ये मतलब आपका हार्ट हाइपरट्रोफी हो जाएगा, ताकि इस मैकेनिज्म को कॉम्पेंसेट किया जाए, ठीक हो गया। अब आगे आता है जी वैल्यू ऑफ रेस्ट इन मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जब किसी को मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है ना, तो क्या होता है, कोलेटरल्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, फ़ौरन स्टार्ट हो जाएंगी ग्रो करना, ठीक है। तो अगर उस बंदे को प्रॉपर टाइम मिलेगा, ठीक है, तो उसकी कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप होती रहेगी और वो गुड रहेगा काम। लेकिन क्या होगा कि अगर हम उसकी एक्सरसाइज करवाना शुरू कर दें, ठीक है, तो अब ये देखो, समझ लो ये हमारे पास उसकी मेजर आर्टरी थी, ये समझ लो ऐसे मायोकार्डियम पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एरिया उसका इन्फाक्ट हुआ था, ठीक है ना, डेड हुआ है, ठीक है, ये उसकी मेजर आर्टरीज हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे कोलेटरल स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, हम लोगों ने सोचा अभी एक्सरसाइज कर। अब एक्सरसाइज के दौरान क्या होगा, ये एरिया जो था ये क्या करेगा, ये ब्लड सारा अपनी तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर देगा, ये एरिया अपनी तरफ ब्लड डाइवर्ट करना शुरू कर देगा, इन्फाक्टेड एरिया के दरमियान ब्लड की सप्लाई हो जाएगी कम, ठीक है, जिसकी वजह से ये एरिया जो है वो नॉन फंक्शनल से डेड एरिया के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये कोरोनरी आर्टरीज, जो मेजर कोरोनरी आर्टरीज हैं, उनको ब्लड की सप्लाई मैक्सिमम हो जाती है, कोलेटरल में ब्लड की सप्लाई मिनिमम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट के डेड होने के चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं कोरोनरी स्टील सिंड्रोम, कि स्टील कर लिए कोरोनरी, मेजर कोरोनरी आर्टरीज दे हैव स्टील्ड द ब्लड ऑफ द स्मॉलर वेसल्स, ठीक है। तो ये कोरोनरी स्टील सिंड्रोम था, ठीक है। इसकी वजह, यही वजह है कि जब किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है ना, तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि आप रेस्ट करें, ठीक है, ताकि आपका हार्ट रिकवर कर दे। अच्छा, उसके बाद आता है जी हार्ट का फंक्शन, रिकवरी। अब रिकवरी के बाद ना हार्ट नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है, उसने अपने आप को अडेप्ट कर दिया, हाइपरट्रॉफी हो गई है, जो भी हो गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि नॉर्मल कार्डियक आउटपुट पंप कर देगा, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या हुआ कि वो जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है ना, वो कार्डियक रिजर्व नहीं मेंटेन कर सकेगा ये हार्ट, ठीक है, जो हार्ट रिकवर हो चुका है, कार्डियक रिजर्व नहीं है उस हार्ट का। यानी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो दोबारा कार्डियक फेलियर के सिम्टम्स थे वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी पेन इन कोरोनरी हार्ट डिजीज़, ठीक है। अच्छा, तो ये पेन बेसिकली क्यों होती है, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि मसल में एसिडोसिस वगैरह हो जाएगा, एसिडिक मटेरियल्स वगैरह जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। वो जाहिर सी बात है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा ना जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, ठीक है। और अदर फैक्टर्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो थी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो कहता है हिस्टामीन्स हैं, काइनिन्स हैं, सेलुलर प्रोटीलिटिक एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाएंगी, ठीक है। और जिसकी वजह से पेन प्रमोट होगी, पेन होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं पेन नर्व एंडिंग्स को, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पेन होगी। दूसरी बात आप कहती है एंजाइना पेक्टोरस। एंजाइना भी हमें पता है बेसिकली इट इज़ अ पेन, कार्डियक पेन, ठीक है। तो क्या हुआ कि कंस्ट्रिक्शन हुई, प्रोग्रेसिव कंस्ट्रिक्शन हुई आर्टरीज़ की, ठीक है। उसकी वजह से वही आपके पास ब्लड फ्लो हुआ कम। जब ब्लड फ्लो हुआ कम तो आपके पास क्या हुआ, लैक्टिक एसिड और ये वो चीज़ें एक्यूमुलेट हुई, जिसकी वजह से कार्डियक पेन हुई। अब वो बताता है कि ये कार्डियक पेन यूजुअली स्टर्नम के अपर पार्ट के अंदर और डिस्टेंट एरियाज ऑफ द बॉडी, जैसे कि लेफ्ट आर्म और लेफ्ट शोल्डर के अंदर रेफर होती है। रेफर्ड पेन क्यों होती है, क्योंकि हमें पता है इनकी नर्व सप्लाई सेम है डेवलपमेंट के दौरान। वो यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि सेम एरिया के अंदर पहले हार्ट ग्रो कर रहा होता है, नेक के एरिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है जी क्रोनिक एंजाइना। क्रोनिक एंजाइना का क्या मतलब है कि भाई एक्सरसाइज करते हैं सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं नॉर्मल है, ठीक है। वही बात है, इन बंदों के अंदर कार्डियक रिजर्व नहीं है, हार्ट नॉर्मल कैपेबिलिटी से ज़्यादा पंप नहीं कर सकता, 5 लीटर से ज़्यादा हार्ट पंप ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर हम मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करेंगे, कोल्ड टेम्परेचर में बेसिकली क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, ठीक है। या फिर हम लोग फुल स्टमक करते हैं जिसमें हमारी ब्लड सप्लाई स्टमक को ज़्यादा हो जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक को, ठीक हो गया। तो इन तमाम कंडीशंस के अंदर क्या होगा कि ब्लड हमें ज़्यादा चाहिए,
ठीक है, जिसकी वजह से इवेंचुअली क्या होगा, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, लैक्टिक एसिड वगैरह होगा तो एंजाइना की पेन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बताता है कि ये पेन जो है वो हॉट बर्निंग सेंसेशन के फॉर्म में ये पेन हमें जो है वो फील होती है। अच्छा, अब हमेशा याद रखना है जब भी आपसे पूछा जाए ना कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का ट्रीटमेंट क्या है, तो सबसे पहले हमने ड्रग ट्रीटमेंट देना है, फिर हम लोगों ने चलना है सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ। क्योंकि अब आपके पास आप बैठे हुए हो इमरजेंसी में, ठीक है, आपके पास कोई पेशेंट आ गया है, तो आप उसको क्या करोगे, फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दोगे सर्जिकली? नहीं, आप उसको पहले ड्रग ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में सबसे पहले हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, हम उनको वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस देते हैं, जैसे कि निट्रोग्लिसरीन्स हैं और सर्टेन अदर ड्रग्स हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, वेसल्स को डायलेट करवा देंगे। दूसरी चीज़ हम लोगों ने कहा हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और ये वो सारी चीज़ें देते हैं, जैसा कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अब ये बेसिकली क्या करवाएंगे, ये बेसिकली हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये भी वेजोडाइलेशन को प्रमोट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने कहा बीटा ब्लॉकर ड्रग्स देंगे जैसे प्रोपानोलोल। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या करेंगे, ये हमारे जो मायोकार्डियम के ऊपर सिंपैथेटिक इफेक्ट है उसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद वही सिंपैथेटिक इन्हांसमेंट को प्रिवेंट कर रहे हैं। अब उसके बाद आता है आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट, ये हमारे पास है ड्रग का ट्रीटमेंट। वही वेजोडाइलेशन से आपने प्रिवेंट किया एक बात, और दूसरी बात आपने हार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ने दिया। अगर हार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ रहा, ठीक है, या फिर आपकी वेसल्स डायलेट है, हार्ट को पंप करने के लिए जोर नहीं लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इवेंचुअली आपका हार्ट जो है उसको पंप करने में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, ये आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास बेसिकली दो ट्रीटमेंट है, एक बाईपास सर्जरी है और एक हमारे पास एंजियोप्लास्टी है। अब बाईपास के अंदर हमने क्या करना है, बाईपास का सिंपल प्रिंसिपल ये है कि भाई ये देखो, ये हमारा मायोकार्डियम था, ठीक है, ये आर्टरी इसको सप्लाई कर रही थी, ये आर्टरी यहाँ से आके बंद हो गई। अब यहाँ पे आगे ब्लड तो नहीं ना जाएगा, तो यहाँ पास से एओर्टा गुजर रही है। ठीक है, हम ग्रेट सेफनस वेन से निकालेंगे कुछ पोर्शन वेन का, और यहाँ पे हम ऐसे कॉमिटेंट्स लगा देंगे, बाईपास कर देंगे इस एरिया को छोड़ के, यहाँ से डायरेक्ट बाईपास कर देंगे हम लोग, 4 से 5 बाईपास लगा देंगे। अब क्या होगा, एओर्टा से डायरेक्ट इस पार्ट के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, तो हम लोगों ने कहा कि बाईपास सर्जरी जो है, ठीक है, 1 to 5 सच ग्राफ्ट्स आर नीडेड। और अगर हार्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है पहले ही, तो फिर हमें बाईपास सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब हार्ट डेड हो चुका है। ठीक है, अब हम कोशिश कर ब्लड उसका मेंटेन कर भी देते हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, अब आगे हमारे पास आता है जी कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ठीक है, तो व्हाट इज़ दिस एंजियोप्लास्टिक? ठीक है, इसमें हम लोगों ने वही करना है। ठीक है, ये हमारे पास बंद थी ना, समझ लो आर्टरी। ठीक है, ये आर्टरी आपकी ओक्लूडेड थी, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से कैथेटर को पास किया, यहाँ पे आगे बलून था, यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रेशर दिया, इसने क्या किया, यहाँ से वेसल को ऐसे डायलेट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से ब्लड का फ्लो नॉर्मल हो गया। ठीक है, फिर हमने कैथेटर को रिमूव कर लिया। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो है आपके पास ख़तरनाक काम है, क्योंकि इसमें जो है वापस बंद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रीटमेंट ईजाद किया जिसको हम लोग कहते हैं स्टंट्स। बड़ा कॉमनली आपने सुना होगा, यार इनू स्टंट पे ने। ठीक है, मतलब इस बंदे के स्टंट्स डले हुए हैं, इस बंदे को स्टंट डले हुए हैं। ठीक है, तो स्टंट बेसिकली हैं क्या, दीज आर द स्टेनलेस स्टील मैश ट्यूब्स। ठीक है, तो अब ये देखो, आपने क्या किया कि भाई ये आर्टरी ब्लॉक हो रही थी, आपने यहाँ पे ऐसे करके एक स्टील का स्टंट लगा दिया। ठीक है, इसके अंदर ऐसे मैश ट्यूब्स हैं, तो क्या हो रहा है कि ब्लड इसके अंदर से पास करी जाएगा। ठीक है, नॉर्मली ब्लड पास करेगा। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि हमें इसमें मसला क्या है। ठीक है, हमें इसमें ये मसला है कि बास का जो है स्टंट के ऊपर एंडोथीलियम ग्रो कर जाती है, और जब एंडोथीलियम ग्रो कर जाती है तो उसके बाद दोबारा जो है आपके पास जो है वो चांसेस होते हैं कि एंडोथीलियम के नीचे स्कार टिश्यू डेवलप कर जाए। ठीक है, और ब्लॉकेज वगैरह के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, फिर हम ड्रग इल्यूटिंग स्टंट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ड्रग इल्यूटेड स्टंट क्या करते हैं कि कॉन्टीन्यूसली जो है वो ड्रग्स को इल्यूट करते हैं, जो नीचे हमारे पास एक्सेसिव स्कार टिश्यू की ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, प्रिवेंट्स द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द स्कार टिश्यूज। ठीक है, अब वो कहता है कि जी न्यू प्रोसीजर्स वगैरह डेवलप हो चुके हैं, लेकिन अभी हम इन्हीं प्रोसीजर्स पे ज़्यादा देखते हैं। जैसे कि वो कहता है लेज़र का ट्रीटमेंट है, उससे डायरेक्ट हमने लीजन को डिसॉल्व कर लेना है। ठीक है, सो ये था यार इसकी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के मतलब।